नमस्कार दोस्तों, डेट आज की है 26 अगस्त 2023। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे, सारे अच्छे आर्टिकल्स हैं। फिस्कल फेडरलिज्म से संबंधित पहला आर्टिकल है। पॉलिटी के कंसेप्ट जानोगे आप, मजे आएंगे आपको। नेक्स्ट आर्टिकल क्लीन टेक सॉल्यूशन से संबंधित है। और सबसे लास्ट आर्टिकल ब्रिक्स के एक्सपेंशन से संबंधित। कल वैसे मैंने आपको बताया था 6 नए मेंबर ऐड हो गए हैं ब्रिक्स में, लेकिन कल वाला आर्टिकल अफ्रीका पे फोकस कर रहा था, आज वाला आर्टिकल ब्रिक्स पे फोकस कर रहा है। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फिस्कल फेडरलिज्म से संबंधित है और आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, चूंकि बात फेडरलिज्म की है, बेसिक्स की बात पहले करेंगे। फेडरलिज्म का मतलब हम जानें, मतलब टेक्निकल डिटेल्स में ना जाएं, सिंपल भाषा में फेडरलिज्म का मतलब समझें। जब किसी एक देश को छोटी छोटी स्मॉलर पॉलिटिकल यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है, इस प्रकार से कि उन पॉलिटिकल यूनिट्स की अपनी एक अलग से सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, और ये छोटी छोटी पॉलिटिकल यूनिट्स पावर शेयर करती हैं यूनियन गवर्नमेंट के साथ में। हमने सिंपल भाषा में समझा, टेक्निकल डेफिनेशन नहीं जानी। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जब किसी एक देश को छोटी छोटी स्मॉलर पॉलिटिकल यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे इंडिया को छोटी पॉलिटिकल यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, फॉर एग्जाम्पल अलग अलग राज्य, या फिर आप जो लोकल बॉडीज हैं उनका भी नाम ले सकते हो। इस प्रकार से डिवाइड किया गया है कि उनकी अलग से सरकार है। जैसे पंजाब में अलग से सरकार है, हरियाणा में अलग से सरकार है, और ये जो स्मॉल पॉलिटिकल यूनिट्स की अलग से सरकारें जो है ना, ये यूनियन गवर्नमेंट के साथ, यानी कंट्री लेवल पे जो गवर्नमेंट है उसके साथ अपनी पावर शेयर करते हैं। ये फेडरलिज्म का मतलब है। हमारे देश में ना जो फेडरलिज्म का मॉडल है ना, वो है होल्डिंग टुगेदर। आप पूछोगे सर ये होल्डिंग टुगेदर क्या है, आप तो ऐसे ऐसे वर्ड ले आते हो। देखो, 2 तरह के फेडरलिज्म के मॉडल होते हैं। एक होता है होल्डिंग टुगेदर, एक होता है कमिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर का एग्जांपल है यूएसए और होल्डिंग टुगेदर का एग्जांपल है इंडिया। होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, एक देश, जैसे शुरुआत में जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय 28 राज्य थोड़ी ना थे, उस समय बहुत कम राज्य थे। तो लेकिन उस समय ना यूनियन गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से लोगों की डिमांड को कंसिडर करते हुए अलग अलग राज्य बनाने स्टार्ट किए अपनी सहूलियत के हिसाब से, ताकि देश को अच्छे से चलाया जा सके, गवर्न किया जा सके। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में ना जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है। हमारे देश में ज़्यादा पावरफुल कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। आप तीसरा पॉइंट देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर्स। इसका मतलब देखो ये है, ना सिर्फ सेंटर और स्टेट्स में सेंटर स्ट्रोंग है, बल्कि सारे स्टेट्स ना इक्वल नहीं है। एक तरफ आप यूपी देखिए 80 सीट्स लोकसभा में, दूसरी तरफ आप नॉर्थ ईस्ट के राज्य देखिए, कई राज्यों में तो एक एक लोकसभा की सीट है। तो राज्य भी इक्वल नहीं है पावर में। लेकिन दूसरी तरफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, राज्य इक्वल होते हैं पावर्स में। जैसे यूएसए में देखिए, यूएसए में हर एक जो स्टेट है ना, वो सीनेट में यानी उनके अपर हाउस में 2 सीट्स कंट्रीब्यूट करता है। 50 स्टेट्स हैं, हर एक राज्य के पास 2 सीट, सीनेट में यानी अपर हाउस में 100 सीट। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, अलग अलग जो स्टेट्स हैं ना, वो खुद से एक साथ आते हैं एक देश का निर्माण करने के लिए। जैसे यूएसए में 50 स्टेट्स एक साथ आए और डिसाइड किया कि हम एक देश बनाते हैं जिसका नाम होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हमारे देश में ऐसा थोड़ी था। हमारे देश में उत्तराखंड, हिमाचल, ये सब एक साथ थोड़ी ना आए थे इंडिया को बनाने के लिए। पहले इंडिया था, बाद में इंडिया ने अपने सहूलियत के हिसाब से इन राज्यों का निर्माण किया। लेकिन यूएसए में उल्टा, यूएसए में अलग अलग स्टेट्स आए थे 50 मिलकर यूएसए का निर्माण करने के लिए। अब कोई पूछे तो समझ गए ना मतलब क्या है होल्डिंग टुगेदर एंड कमिंग टुगेदर फेडरेशन का। तो इंडिया का कौन सा फेडरेशन है? होल्डिंग टुगेदर। अब पहली लाइन आप ध्यान से पढ़िए, देखो कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। पॉलिटी के जरूरी है, क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है मेंस में, जीएस पेपर 2 में। ए होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन विद ए बिल्ट इन यूनिटरी बायस। हमारा देश है ऐसा, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है और यूनिटरी बायस है, मतलब सेंटर स्ट्रोंग है और पावर जो है सेंटर के हाथ में ज्यादा सेंट्रलाइज है। अब देखो एक और टर्म है, राइटर ये कहना चाहते हैं कि हमारा देश यूनिटरी बायस के साथ आगे क्यों बढ़ा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा स्ट्रोंग क्यों है हमारे देश में। उसका एक रीज़न है।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस एंड फिसिपरस टेंडेंसीज। आप बोलोगे सर हमें नहीं पढ़ना, आप तो इतने डिफिकल्ट वर्ड्स इस्तेमाल करते हो, कुछ मतलब ही नहीं पता। अरे मतलब अभी समझ में आएगा आपको, चिंता मत करो। देखो साइंस में ना छोटी क्लासेस में आपने शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो बता देता हूं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगती है ना आउटसाइड की तरफ लगती है, और सेंट्रीपिटल जो फोर्स लगती है ना वो अंदर की साइड लगती है। पॉलिटी से क्या लेना देना इन फोर्सेस का? देखो जब देश आजाद हुआ था ना तो ऐसी फोर्सेस काफी ज्यादा एक्टिव थी जो देश की यूनिटी के लिए खतरा थी। अगर फोर्स अंदर की साइड लग रही है मतलब ऐसी फोर्सेस ज्यादा एक्टिव हैं जो देश को यूनाइट करना चाहती हैं। अगर फोर्स आउटसाइड की तरफ लग रही है मतलब ऐसी फोर्स जो देश की यूनिटी के अगेंस्ट है। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। देखो आजादी के समय और उससे पहले ना ऐसी फोर्सेस बहुत एक्टिव थी जो देश से अलग होकर अलग से राज्य का निर्माण करना चाहती थी, जो देश को तोड़ना चाहती थी। हमारा देश ना बहुत ज्यादा डाइवर्स है, उस समय भी था, आज भी है। इतने सारे धर्मों के लोग, जातियों के लोग, एथनिक ग्रुप्स, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हमारे देश में रहते हैं। तो ये चीज ना शुरुआत में इंडिया के लिए खतरा भी थी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई ग्रुप अलग आइडेंटिटी के नाम पे ना अलग से देश का निर्माण करने लगे और इंडिया के ना पाकिस्तान की तरह टुकड़े हो जाएं। तो ऐसी फोर्सेस बहुत एक्टिव थी जो देश की यूनिटी के अगेंस्ट थी। ऐसी फोर्सेस को आप बोलोगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि ये आउटसाइड की तरफ लग रही हैं, यूनिटी के अगेंस्ट लग रही हैं। अब समझ गए आप? तो उस समय ना ऐसी फोर्सेस काफी एक्टिव थी जो देश को तोड़ना चाहती थी। इसी वजह से हमने ना, हमारे संविधान निर्माताओं ने ये मॉडल चुना, कौन सा? यूनिटरी बायसनेस वाला, मतलब सेंटर के हाथ में ज्यादा पावर्स। वैसे तो देखो इस मॉडल ने ना पिछले ऑलमोस्ट 75 ईयर्स में काफी अच्छा काम किया है, बट फिस्कल फेडरलिज्म पर अभी ध्यान देने की आवश्यकता है। फिस्कल फेडरलिज्म मतलब किस प्रकार से जो रेवेन्यू है उसका डिवीजन होता है सेंटर और स्टेट्स के बीच, या फिर विभिन्न स्टेट्स के बीच टैक्स लगाने की पावर किसके पास रहती है, ये सब चीजें आती हैं फिस्कल फेडरलिज्म में। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ऐसा राइटर बोलते हैं। पिछले 75 सालों में ना बहुत कुछ चेंज हो गया है। जब देश आजाद हुआ था तब लोकल बॉडीज के लिए, पंचायत के लिए संविधान में कोई प्रोविजन नहीं था। यह प्रोविजन आया 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 1993 के आसपास। उसके बाद जब देश आजाद हुआ उसके तुरंत बाद प्लानिंग कमीशन बना, लेकिन प्लानिंग कमीशन अभी नहीं है, अभी तो नीति आयोग आ गया है। FRBM एक्ट आ गया। FRBM एक्ट में ना जिम्मेदारी दे दी जाती है सेंटर और स्टेट्स को कि आपको अपना फिस्कल डेफिसिट इतना रखना है, ये एक्ट है। GST नहीं था जब देश आजाद हुआ था, अब GST आ चुका है। सेस और सरचार्ज अब काफी ज्यादा लगाए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए, और सेस और सरचार्ज से जो पैसा आता है ना वो शेयर नहीं करना पड़ता स्टेट्स के साथ में। तो ये भयंकर बदलाव आए हैं पिछले कुछ सालों में। तो पहला सजेशन राइटर के द्वारा ये दिया जाता है, देखो जो इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर सिस्टम है ना वो मोर इक्विटी ओरिएंटेड होना चाहिए। क्या मतलब है इस चीज का? आप ये तस्वीर देखिए। इक्विटी का मतलब ये है कि जिसको जितनी जरूरत है ना उसको उतना दो। अब इनको ज़्यादा जरूरत है जो व्हील चेयर पे हैं, तो इनको इस प्रकार से रैंप बना के दो। ये गुड़िया नहीं देख सकती मैच, देखना है इनको, तो इनको 2 बॉक्स दो। तो उसी प्रकार से ना स्टेट्स को भी, अब जिस बेचारे स्टेट को ज़्यादा जरूरत है ना उसको ज़्यादा पैसे दो। इस प्रकार से रेवेन्यू ट्रांसफर होना चाहिए। देखो ये ना एक प्रकार से ना राइटर का व्यू है, हालांकि ना ये एक डिबेट है, आप भी अपना व्यू बताइएगा इस पे। मैं आपको डिबेट बताता हूं। एक तरफ देखो महेश जैसे एक्सपर्ट्स हैं, महेश जैसे जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं ना वो ये बोलते हैं कि जिन राज्यों ने अच्छा काम किया है, फॉर एग्जांपल तमिलनाडु ने पॉपुलेशन को बढ़िया से स्टेबलाइज किया है, तमिलनाडु ने टैक्स कलेक्शन में अच्छा काम किया है, तो तमिलनाडु को आप रिवॉर्ड दो, क्योंकि तमिलनाडु ने फिस्कल डेफिसिट भी कंट्रोल किया है, लिमिट में रखा है। तो आप तमिलनाडु को ना रिवार्ड दो, ज्यादा पैसे दो, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया है। दूसरी तरफ रीटा की टीम है, रीटा नीटा इनकी टीम है। इनका यह कहना है भैया जिसको ज्यादा जरूरत है ना, फॉर एग्जाम्पल बिहार जैसे राज्य को ज्यादा जरूरत है, वहां पे डेवलपमेंट की कमी है, तो आप उनको ज्यादा पैसा दो, ना कि उन राज्यों को, तमिलनाडु जैसे राज्यों को
जिनके पास ऑलरेडी पैसा है। तो फिर महेश बोलते हैं देखो बिहार को ऑलरेडी सबसे ज्यादा पैसा जा रहा है फिस्कल कमीशन से, फाइनेंस कमीशन से, बट दिक्कत यह है कि बिहार की सरकार अच्छे से काम नहीं करती, वहां पे करप्शन काफी ज्यादा है, पैसे जो दिए जाते हैं फाइनेंस कमीशन के द्वारा उनको अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया जाता। तो बिहार को हमने पैसा दे भी दिया तो कोई फायदा नहीं है, आजादी के बाद से ही सबसे ज्यादा बिहार को ही दिया जा रहा है, लेकिन सिचुएशन इंप्रूव नहीं हो रही है। तो ये जो डिबेट है महेश और नीता के बीच में, इसका देखो जो सॉल्यूशन है ना कहीं बीच में आता है, बैलेंस के रूप में आता है। बिहार हमारे देश की शान है, बिहार को बीच में नहीं छोड़ सकते। माना कि देखो वहां पे बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन अगर उसको वैसे ही छोड़ दिया तो अल्टीमेटली पूरे देश को ही दिक्कत होगी। तो इंप्रूव तो करना ही होगा ना, बिहार को डेवलपमेंट तो वहां पे लाना ही होगा, करप्शन अगर ज्यादा है तो खत्म करना ही होगा। तो वहां पे ना कुछ बीच का रास्ता यह हो सकता है कि इंसेंटिवाइज किया जाए, बिहार सरकार को बोला जाए कि पहले आप ये इंप्रूवमेंट लेके आओ तब आपको पैसा मिलेगा, पहले आप ये चीज ठीक करो तब आपको पैसा मिलेगा। अगर ऐसा प्रोविजन किया जाता है ना तो बिहार सरकार के पास भी इंसेंटिव रहेगा, लोगों में भी जागरूकता आएगी कि हाँ यार बढ़िया काम करना है। सरकार को जज करेंगे कि सरकार ने अच्छा काम नहीं किया, इस वजह से सेंटर से पैसे नहीं मिले, फाइनेंस कमीशन से पैसे इसलिए नहीं मिले क्योंकि बिहार सरकार ने अच्छा काम नहीं किया। तो सॉल्यूशन कहीं ना कहीं बीच में है। आप बताइएगा आपकी क्या राय है इस इशू पर। इसके बाद राइटर का सजेशन ये है, देखो संविधान का आर्टिकल 246 ये डील करता है पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज के पास क्या पावर्स हैं कानून बनाने के लिए, और संविधान का 7वां शेड्यूल जो पावर्स डिवाइड करता है सेंटर स्टेट्स के बीच में, और एक कॉन्करेंट लिस्ट भी है जिसपे दोनों कानून बना सकते हैं। हालांकि पार्लियामेंट बनाती है तो पार्लियामेंट की चलेगी, स्टेट असेंबली की नहीं चलेगी। सजेशन राइटर का ये है 7वें शेड्यूल को और आर्टिकल 246 को ना रिविजिट करने की आवश्यकता है, क्योंकि पहले तो ना पावर्स ज़्यादा दी गई थी सेंटर को, लेकिन ना अब काफ़ी बदलाव आ चुके हैं। अब वास्तव में हमारे देश में ना सेंट्रीफ्यूगल टेंडेंसीज कम है पहले के अपेक्षाकृत। समझ गए, पहले तो देश को एकजुट रखना था, बट अब तो देश एकजुट है, अब कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, इसलिए स्टेट्स को थोड़ी और पावर मिलनी चाहिए। नेक्स्ट, क्योंकि देखो सेंटर ने ना काफ़ी सारे जो स्कीम्स हैं जैसे मनरेगा है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009 है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, इनको इम्प्लीमेंट करने की ना बहुत जिम्मेदारी स्टेट्स को दे दी है। स्टेट्स को काफ़ी खर्चा वहन करना पड़ता है इन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। हाल ही में तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने यह तक कह दिया कि हम ज़्यादातर तो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस 2009 की जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन वाली स्कीम को, सेंटर बहुत कम पैसा देती है, तो इससे अच्छा तो यही है कि एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट से हटा के स्टेट में ही डाल दो आप, क्योंकि कहने को कॉन्करेंट सब्जेक्ट है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही है। तीसरा रीजन राइटर ये देते हैं 7वें शेड्यूल को रिविजिट करने के लिए। देखो संविधान जब बना था ना, किसको क्या करना चाहिए, किसको किस पे टैक्स लगाना चाहिए, ये सब ना सीधा कॉपी पेस्ट कर लिया गया था 1935 के एक्ट से। उस समय संविधान निर्माताओं ने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, अरे उठाओ यार 1935 का एक्ट वहीं से जो उसमें था वही लेते हैं। तो राइटर कहते हैं 1935 के एक्ट से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लिया था, अब आवश्यकता है चेंज करने की। फिर राइटर कहते हैं जब संविधान बना था ना उस समय तो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी नहीं था, यानी ये लोकल पंचायत का प्रोविजन भी नहीं था संविधान में, ये बाद में आया, इसलिए भी 7वें शेड्यूल को रिविजिट करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट इशू राइटर ये भी बताते हैं, देखो हमने बना तो दिए ये लोकल बॉडीज जो हैं टियर 3 बॉडीज पंचायत वगैरह, इनको ना पैसा कभी मिलता ही नहीं है, इसलिए कभी ये ठीक से काम कर ही नहीं इसकी। 3 F की इनको आवश्यकता है, फंक्शन, फंक्शनरीज और फाइनेंस। फंक्शनरी मतलब जो लोग काम करते हैं ना पंचायत में उनको स्किल देने की आवश्यकता है, वो अच्छे से काम कर सकें। फंक्शंस मतलब उनको पावर देने की आवश्यकता है, फाइनेंस मतलब उनको पैसे देने की आवश्यकता है, तब जाके लोकल बॉडीज अच्छे से काम करेंगी। फिर एक सजेशन राइटर ये देते हैं, अभी ना ऑफ बजट बोरोइंग प्रैक्टिसेस काफ़ी अपनाई जाती हैं यूनियन और स्टेट्स के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल देखो अब सरकार को ना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इंप्लीमेंट करना है, सस्ता अनाज देना है, तो ना FCI को सरकार बोलती है कि आप स्टेट्स को सस्ता अनाज बेच दीजिए, जबकि FCI ने लिया तो महंगा अनाज था किसानों से और विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स को सस्ता दे रही है ताकि स्कीम इंप्लीमेंट की जा सके, तो FCI तो घाटे में है ना। अब
एफसीआई घाटे में है तो सरकार एफसीआई को बोलती है कि हम आपको पैसा नहीं देंगे, हम आपको लोन दिलवा देते हैं। लोन जैसे कि नेशनल स्मॉल सेविंग फंड है ना, वहां से हम आपको लोन दिलवा देते हैं, तो एफसीआई को लोन मिल जाता है नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से। अब देखो ये चीज ना सारी कर दी यूनियन गवर्नमेंट ने ऑफ बजट। अब ये सारी चीज ना बजट में शो नहीं करेगी, कायदे से गवर्नमेंट ने ही लोन लिया है, लेकिन बजट में नहीं दिखाना पड़ेगा हमने लोन लिया है, क्योंकि पीएसयू के नाम पे सेंटर ने लोन ले लिया, बजट में दिखाना नहीं पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली गारंटर तो गवर्नमेंट ही है ना, कल को एफसीआई फेल हो गया तो पैसा तो सरकार ही देगी ना। ये चीज है, सरकार क्या करती है, लोन ले लेती है इनडायरेक्टली, लेकिन खुद बजट में नहीं दिखाती है, पीएसयू के नाम पे लोन ले लेती है, बजट में दिखाना नहीं पड़ता, ऊपर से फिस्कल डेफिसिट कम है, लेकिन बजट से बाहर जाकर लोन लिया हुआ है जो अल्टीमेटली सरकार को ही पे करना पड़ेगा। तो राइटर कहते हैं ऑफ बजट जो प्रैक्टिसेस है ना वो कम से कम होनी चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया फिस्कल फेडरलिज्म से संबंधित। ब्रिक्स का ये आर्टिकल है, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले क्लीन टेक सॉल्यूशन वाला जो आर्टिकल है ना इसको देखते हैं। क्लीन टेक सॉल्यूशन क्या है, देखो वैसे आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। प्रधानमंत्री मोदी ने ना हाल ही में एक स्पीच दी थी, उन्होंने ये बोला था कि इंडिया वर्ल्ड को रास्ता दिखा रहा है कि कैसे आप क्लाइमेट चेंज से निपट सकते हो। इंडिया का एक्सपीरियंस, इंडिया का अनुभव देखो हमें ये बताता है कि क्लाइमेट चेंज से देखो तभी इफेक्टिवली लड़ा जा सकता है अगर दो चीजों के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश किया जाए। एक, लाखों करोड़ों लोगों की डेवलप करने की जो एस्पायरेशंस है ना, कि लाखों करोड़ों लोग डेवलप करना चाहते हैं। दूसरी तरफ एमिशंस को कम करना, एमिशंस को रिड्यूस करना। दोनों के बीच में जब बैलेंस इस्टेब्लिश किया जाता है ना, तब जाके असल में क्लाइमेट चेंज को टैकल किया जा सकेगा। अगर आप सीधा बोलोगे डेवलपिंग कंट्री को, गरीब देशों को कि भैया एमिशन ना करो, वो डेवलप करना चाहता है, आप बोलोगे उसको एमिशन ना करो, कोयले का यूज ना करो, तो अल्टरनेटिव तो दो भैया उसको यूं बोलो ना, क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करो, आप इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा प्रोड्यूस करो लेकिन क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करो। इसी पे आज का ये आर्टिकल फोकस करता है। राइटर कहते हैं ग्रीन इकोनॉमी ना, ग्रीन इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी है जो डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल कंसर्न्स के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश करती है। ग्रीन इकोनॉमी का मतलब क्या है, आप यहां पर देखिए, ग्रीन इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जो सस्टेनेबल है, मतलब ऐसा नहीं कि रिसोर्सिस को एक ही बार में सब यूज कर लो फिर कुछ बचे ही ना, ग्रोथ स्टॉप हो जाए। इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इस प्रकार से ग्रोथ लाओ कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे। और ग्रीन इकोनॉमी फोकस करता है इकोलॉजिकल बैलेंस पे और रिसोर्स एफिशिएंसी पे। रिसोर्सेज को इस प्रकार से यूज करो कि वेस्ट ना हो रिसोर्सेज का, ये ग्रीन इकोनॉमी है, समझ गए। जैसे एग्जांपल्स हैं सोलर पार्क, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, चार्जिंग स्टेशन। अब देखो ये ज्यादा इस्टेब्लिश करोगे ना तो ये ग्रीन इकोनॉमी के एग्जांपल्स हैं। सोलर पार्क से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होगी जो कि सस्टेनेबल भी है, क्योंकि सूर्य तो हमेशा रहेगा ना, हमेशा रहेगा मतलब वैसे तो स्टार है और स्टार की भी डेथ होती है, लेकिन उतना डिटेल में मत जाइए, समझ गए। अब देखो पिछले कुछ सालों में ना अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिनसे यह साबित होता है कि जो ग्रीन इकोनॉमी है इवन रूरल एरियाज तक पहुंच रही है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं। सोलर ड्रायर, ऐसे टमाटर जिनको फेंक दिया गया है ना, उनको सोलर ड्रायर की सहायता से सुखाया जाता है आंध्र प्रदेश में। मतलब ऐसा ड्रायर जो सोलर एनर्जी की सहायता से चलता है। यह क्लीन टेक का एग्जांपल है। एक और एग्जांपल देखिए, बायोमास पावर्ड कोल्ड स्टोरेजेस। ऐसे कोल्ड स्टोरेज जिसमें पावर आती है बायोमास से। बायोमास मतलब ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि देखो पेड़ पौधे हैं या फिर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनसे जो एनर्जी ड्राइव की जाती है। जैसे पेड़ पौधे सड़ गए, समझ गए, उनको डिकम्पोज करके गैस बना ली, ये एक एग्जांपल है। तो राइटर कहते हैं ऐसे ऐसे देखो क्लीन टेक के ना 50,000 प्लस एग्जांपल्स हैं रूरल एरियाज में, जो जॉब जनरेट कर रहे हैं, जो इनकम जनरेट कर रहे हैं रूरल एरियाज के लोगों के लिए। ये एक प्रकार से ना साइलेंट रेवोल्यूशन है। ये रेवोल्यूशन अभी चल रही है राजस्थान में, नागालैंड में, कश्मीर में, तमिलनाडु में। लेकिन इस रेवोल्यूशन को ना अब एक स्ट्रक्चरल बूस्ट की आवश्यकता है, एक धक्का मारने की आवश्यकता है। अपने आप से तो चल रही है। अब देखो इंडिया की रूरल इकोनॉमी में ना 120
मिलियन फार्मर्स हैं, 34 मिलियन छोटी छोटी एंटरप्राइजेज हैं, ये ना स्ट्रगल कर रही हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी से स्ट्रगल कर रही हैं, डिपेंडेंट हैं अभी डीजल के ऊपर, दूसरे सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ऊपर। तो इनको छोटे से छोटे और बड़े से बड़े क्लीन टेक सॉल्यूशंस दिए जा सकते हैं। जैसे इनकी हेल्प की जाए सोलर पैनल्स में, तो ये अपने आप से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेंगे, इनको डिपेंड रहने की आवश्यकता ही नहीं है सरकार के ऊपर। इवन देश की भी डीजल के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो कम होगी। लेकिन राइटर कुछ स्टेप्स देते हैं, कुछ सजेशंस देते हैं। राइटर सबसे पहले कहते हैं गवर्नमेंट के जो ऑलरेडी प्रोग्राम चल रहे हैं ना, उनका अच्छे से यूटिलाइज करो। जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये योजना जो है बिना कुछ गिरवी रखे फ्री लोन देती है माइक्रो एंटरप्राइजेस को। तो आप इसका इस्तेमाल करो ज़्यादा से ज़्यादा लोन देने के लिए वहां पर जहां पर क्लीन टेक सॉल्यूशंस को अपनाया जा रहा है। समझ गए? इंसेंटिव हो एक, जहां पे क्लीन टेक सॉल्यूशंस को अपनाया जा रहा है वहां पे आप लोन आसानी से दे दो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। एक और स्कीम है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम। छोटी छोटी जो फूड प्रोसेसिंग कंपनीज है ना, छोटी छोटी फैक्ट्रीज जो रूरल एरियाज में काम करती हैं, वो अच्छे से टेक्नोलॉजी को अडोप्ट करें, उसके लिए है ये स्कीम, उनको टेक्नोलॉजी देने के लिए। तो इस स्कीम में दोनों यार, ये सोलर ड्रायर वाली जैसी जो चीजें हैं शुरुआत में हमने डिस्कस की, ऐसे ऐसे क्लीन टेक सॉल्यूशंस दोनों छोटी छोटी फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज को इस स्कीम के अंतर्गत। तो ये राइटर का एग्जाम्पल है, स्टेप 1 है कि ऑलरेडी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही है ना, उनको अच्छे से यूटिलाइज करो। दूसरा, लार्ज स्केल फाइनेंसिंग होनी चाहिए क्लीन टेक सॉल्यूशंस की। मतलब देखो ये है दोनों तरह का, एक तो कोई क्लीन टेक सॉल्यूशन लाने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए आसानी से उसको लोन मिल जाए, और एक कोई क्लीन टेक सॉल्यूशन का प्रोडक्ट यूज करना चाहता है, उसे भी उस प्रोडक्ट के लिए आसानी से लोन मिल जाए, ऐसा प्रोविजन होना चाहिए। समझ गए? दोनों तरह का। तीसरा, मल्टी एक्टर पार्टनरशिप। अलग अलग जो एक्टर्स है ना, जैसे टेक्नोलॉजी, इनोवेटर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, इन सब के बीच में ना पार्टनरशिप होनी चाहिए। सब मिलकर काम करेंगे तो प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाया जा सकता है। कस्टमर के आने के बाद अच्छे से उसे सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं, प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सकती है। हर तरह से पूरी जो चैन है ना, वो अच्छे से चलेगी अगर इन सभी एक्टर्स के बीच में पार्टनरशिप होगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया क्लीन टेक सॉल्यूशंस से संबंधित। उसके बाद तो देखो ये ब्रिक्स वाला आर्टिकल है, ये इशू हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। 6 नए मेंबर्स अब ब्रिक्स के आ गए हैं। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इस बार की थीम ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म। कौन से 6 मेंबर्स हैं? कल मैंने आपको बताया भी था, अर्जेंटीना, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट। ये 6 नए मेंबर्स हैं। ब्रिक्स का पार्ट क्यों बनना चाहते हैं ज़्यादा ज़्यादा देश? एक तो देखो ये देश ना, मतलब अब इनमें से काफ़ी सारे देश, जैसे ईरान मान लीजिए, सऊदी अरेबिया पहले यूएस का दोस्त हुआ करता था, लेकिन अब कोई खास, मतलब पहले जैसी अच्छी रिलेशनशिप नहीं है। दुश्मनी तो नहीं कह सकते सऊदी अरेबिया की, लेकिन पहले के अपेक्षाकृत उतनी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप सऊदी अरेबिया की अभी यूएस के साथ नहीं है। तो ना एंटी यूएस जो सेंटीमेंट है ना वर्ल्ड में पहले की अपेक्षाकृत मजबूत हुआ है। तो कई सारे देश अब एक प्लेटफॉर्म की तलाश में है उस सेंटीमेंट को भुनाने के लिए, और उनको लगता है कि ब्रिक्स ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें रशिया और चाइना दोनों हैं। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो दोनों के साथ चाहते हैं, वो मतलब सिर्फ यूएसए के साथ दोस्ती नहीं चाहते, वो रशिया चाइना के साथ भी किसी ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं। तो उसके लिए भी ब्रिक्स एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। ब्रिक्स ने देखो बड़ी बड़ी बातें की हैं कि हम ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट में काम करेंगे। ग्लोबल साउथ मतलब देखो पुअर कंट्रीज, लो इनकम कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, ये सब ग्लोबल साउथ हैं। तो ब्रिक्स कहता है कि हम ग्लोबल साउथ के हित में काम करेंगे, इनकी आवाज उठाएंगे, मल्टीलेटरलिज्म को और मजबूत करेंगे। मल्टीलेटरलिज्म मतलब जब 2 या 2 से अधिक देश एक साथ आते हैं कोई कॉमन गोल अचीव करने के लिए, तो वो मल्टीलेटरलिज्म का एक एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल यूएन। तो ब्रिक्स कहता है ये संस्थाएं यूएन, WHO ठीक से काम नहीं कर रही हैं, हम या तो इनका अल्टरनेटिव देंगे या फिर इनको ठीक करवाएंगे। तो इसलिए भी ये सारे जो देश हैं नए ऐड हुए हैं और भी होना चाहते हैं, उनको लगता है कि ब्रिक्स अच्छे काम के लिए बना है, इसलिए इसमें शामिल होना चाहिए।
ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग, देश। पहले ब्रिक्स कंट्रीब्यूट करता था पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट 41%। 1 जनवरी 2024 को जब ये सारे मेंबर्स बन जाएंगे ना 6 और, तो फिर ब्रिक्स कंट्रीब्यूट करेगा पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट 50%। ब्रिक्स और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। अब देखो ये जो 6 देश हैं ना, इनके साथ में इंडिया के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। अर्जेंटीना के साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुई 2019 में, और अर्जेंटीना एक्सेस चाहता है, लोन चाहता है, ब्रिक्स का जो बैंक है ना, न्यू डेवलपमेंट बैंक, वहाँ से लोन एक्सेस करना चाहता है अर्जेंटीना, क्योंकि अभी अर्जेंटीना के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं खाली हैं, इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है। उसी प्रकार से ना हर एक देश के बारे में बताया गया है। इजिप्ट के इंडिया के साथ कैसी रिलेशनशिप है, अच्छी रिलेशनशिप है, ज़बरदस्त। 1955 में फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई। हाल ही में जब यूएसए से वापस आ रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, तो वो इजिप्ट में रुके थे। स्वेज क्राइसिस हुए थे 1956 में, उस समय इंडिया ने इजिप्ट का साथ दिया था। इंडिया और इजिप्ट ने मिलकर G77 ग्रुपिंग के लिए आवाज़ उठाई। इथोपिया के बारे में बोला गया, एक इंपॉर्टेंट अफ्रीका का देश है। इंडिया ने यूएन में इथोपिया से संबंधित जो इश्यूज हैं उन पर इथोपिया का साथ दिया था। जैसे ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम की जब बात थी तो इथोपिया का साथ दिया था। ईरान के साथ हमारी रिलेशनशिप अच्छी है। 2003 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुई। और सेंट्रल एशिया में वो देश है जो हमारे एक्सटेंडेड नेबरहुड में आता है, क्योंकि ईरान का बॉर्डर मिलता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। सऊदी अरेबिया के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2010 में साइन हुई। इसके अलावा 2019 में दोनों देशों ने मिलकर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल बनाई। यूएई के साथ तो रिलेशनशिप अच्छा है, यूएई भी गए थे प्रधानमंत्री मोदी। मतलब ये 6 के 6 देश जो है ना, ऐसे देश हैं जिनके साथ इंडिया के रिश्ते अच्छे हैं। लास्ट में कुछ कंसर्न्स बताए जाते हैं ब्रिक्स को लेके, जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक है तो सही ब्रिक्स का, लेकिन ये भी काफ़ी स्लो है लोन देने में। बोला था इस बैंक ने कि हम लोकल करेंसीज में उधार देंगे, लेकिन नहीं दे रहे हैं। कन्फ्रंटेशन है, जैसे ग्रुप के अंदर आप देख लीजिए, इंडिया चाइना की आपस में नहीं बनती। ईरान और सऊदी अरेबिया आपस में मेंबर बन गए तो इनकी भी कोई खास बनती नहीं है, हालांकि चाइना ने मीडिएशन करवाई है। फियर ऑफ सैंक्शन, देखो ग्लोबल साउथ में जो देश आते हैं ना, गरीब देश, उनको ये डर लगेगा अगर हम ब्रिक्स के साथ जुड़े तो जैसे रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं तो हमारे ऊपर भी यूएसए सैंक्शंस लगा देगा। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिक्स के डिवाइड होने का खतरा है। देखो इंडिया हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ये ऐसे देश हैं जो यूएसए के अगेंस्ट नहीं जाएंगे पूरी तरह से कभी भी। तो ऐसा ना हो जाए कि ब्रिक्स डिवाइड हो जाए कुछ इश्यूज को लेके, कि चाइना, रशिया, ईरान ये एक तरफ, इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया ये दूसरी तरफ। नेक्स्ट है लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। ब्रिक्स देखो कंसेंसस से चलता है, सर्वसहमति से चलता है। 11 देश हो जाएंगे तो सहमति बनाना रिलेटिवली डिफिकल्ट हो जाएगा। अब इसके बाद ये बोला जाता है, मतलब वे फॉरवर्ड में न्यू डेवलपमेंट बैंक को मजबूत बनाओ, कोऑपरेशन और ज़्यादा होना चाहिए अलग अलग एरियाज़ में, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, कल्चर, सिक्योरिटी, इन एरियाज़ में कोऑर्डिनेशन बेहतर करो ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज़ के बीच में। तो ये सारे सजेशंस हैं। ब्रिक्स से संबंधित आर्टिकल डिस्कस किया। ये क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। मेंस का एक क्वेश्चन आज आपको अटेम्प्ट करना है, और प्री का क्वेश्चन ये आपको अटेम्प्ट करना है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन से संबंधित। और पहले जो क्वेश्चंस थे, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर ए है। आप लोगों ने बी आंसर दिया है, कईयों ने। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, आप ध्यान से पढ़िए। दोनों जो पुराने क्वेश्चंस हैं दोनों का आंसर ए है। और आज के क्वेश्चन का आंसर कल मैं आपको बताऊंगा, यानी मंडे को बताऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ये तो आसान क्वेश्चन है, एक ही स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन आपका रिवाइज हो जाएगा, आप स्टेटमेंट्स को पढ़ोगे तभी। एथिक्स में आज देखो गौतम बुद्ध के 5 मोरल प्रिंसिपल्स हैं। यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकती है, इनडायरेक्टली आप केस स्टडी में या फिर आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। गौतम बुद्ध ने कहा था एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, मारो मत, चोरो मत, मतलब चुराओ मत कुछ, सेक्सुअल मिसकंडक्ट मत करो, गलत मत बोलो, और नशा वगैरह मत करो। कोई ऐसा काम मत करो जिससे कि इनअटेंशन आता हो, जैसे नशा करके बंदा ध्यान नहीं दे सकता ना, गलत काम कर बैठता है नशे में, ये सब मत करो। तो ये 5 मोरल प्रिंसिपल्स हैं गौतम बुद्ध के, इसको आप आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। जैसे महात्मा गांधी के 7 सिंस हैं, उस पर यूपीएससी ने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया था 2016 में।
इस पर भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है, नहीं पूछे तो आप यूज कर लो। इसके बाद आप एडिटोरियल समरी देख लीजिए, कल की जो आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए। हमने अफ्रीका से संबंधित आर्टिकल डिस्कस किया। अफ्रीका काफ़ी तरह के चैलेंजेस से जूझ रहा है, जैसे मिस गवर्नेंस, डोमिनेंस ऑफ रूलिंग ट्राइब्स, करप्शन, और वहाँ पे कू हुआ है काफ़ी सारे देशों में, खास करके साहेल रीजन में। विदेशी पावर्स ने काफ़ी वहाँ पे इंटरवेंशन किया, पहले तो रिसोर्सेज को एक्सप्लोइट करने के चक्कर में, अब कमज़ोर हुई हैं, जैसे चाइना कमज़ोर हुआ है, यूएसए, यूरोप, ये भी इनके पास इतनी पावर नहीं है। तो ना अफ्रीका के साथ ना इंडिया बढ़िया संबंध बना सकता है, इंडिया के पास बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। पास्ट में इंडिया के रिलेशन अच्छे रहे हैं, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की स्टार्ट की थी वहाँ से, साउथ अफ्रीका से। यूएन पीस कीपिंग मिशंस में इंडिया ने काफ़ी फोर्सेस कंट्रीब्यूट की है, इंडिया डायस्पोरा वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, इंडिया अफ्रीका के ट्रेड टाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इंडिया मजबूती से मतलब अपना रिलेशंस मजबूत कर सकता है, और इंडिया के पास बहुत कुछ है अफ्रीका को देने के लिए। बेस्ट प्रैक्टिसेस जैसे जैम है, जनधन आधार मोबाइल, डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यूपीआई है, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं अफ्रीका को देने के लिए। मेडिकल कॉलेज वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। इस मेन पॉइंट ये था, लोग जो चाहते हैं ना हमारे एरिया में मेडिकल कॉलेज खुल जाए, उससे फायदा नहीं होगा मेडिकल कॉलेज से। मेडिकल कॉलेज का ना मेन एम होता है पढ़ाना, दूसरा होता है हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना। डॉक्टर्स बेसिक मेडिकल कॉलेज में ज़्यादा होते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो फायदा क्या। हमारे देश में ना एक दिक्कत ये है, लोग ना सीधा बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भागने की कोशिश करते हैं, जबकि इलाज अच्छा, कई बार छोटी सी चीज़ होती है, बुखार हो गया, उसके लिए भी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास चले जाएंगे, नुकसान हो जाता है इससे। जैसे एम्स जैसे हॉस्पिटल में छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप जाओगे तो एम्स में बर्डन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो रेफरल सिस्टम मजबूत होना चाहिए कि सेकेंडरी केयर से जो रेफर होके जाए ना वहीं जाए एम्स जैसे संस्थानों में, बढ़िया बढ़िया मेडिकल कॉलेजेस में, समझ गए। और एक चीज़ ये भी था कि देखो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को आप मेडिकल कॉलेज बना दोगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है ना। फिर एनिमल हस्बेंड्री वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था कि आजकल ना एनिमल हस्बेंड्री काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि लोगों की डाइट चेंज हो रही है, इनकम लेवल बढ़ने के कारण लाइवलीहुड अच्छा मिल जाता है, रिलायबल है। अब खेती करने में तो कभी बारिश आई कभी नहीं आई, तो इसलिए कंट्रीब्यूशन जो है ग्रोस वैल्यू एडिड में बड़ा है एनिमल हस्बेंड्री का। ये सारी सरकार की स्कीम्स हमने जानी, लेकिन चैलेंजेस भी हैं, जैसे लो प्रोडक्टिविटी, मिल्क कम पैदा देती हैं हमारी जो कैटल हैं, डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा फैलते हैं, फोडर की कमी है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट कम है। जैसे खेती के लिए तो वीट के लिए, राइस के लिए एमएसपी है, 24 फसलों के लिए है, लेकिन एनिमल प्रोडक्ट्स के लिए नहीं है। वैल्यू एडिशन के लिए कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंश्योरेंस का कवरेज कम है एनिमल्स में। वे फॉरवर्ड ये होना चाहिए, जीन बैंक इस्टेब्लिश करो देसी ब्रीड को संभाल कर रखने के लिए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज मजबूत करो, वन हेल्थ अप्रोच होनी चाहिए, मतलब कि ह्यूमन हेल्थ, इन्वायरमेंट, एनिमल हेल्थ सब जुड़े हुए हैं, सबको साथ लेके चलने की आवश्यकता है। वेटनरीज की संख्या इंक्रीज करो, डिजीज को अच्छे से मॉनिटर करो, एरिया स्पेसिफिक पॉलिसी होनी चाहिए, जैसे कोस्टल एरियाज में एक्वाकल्चर पे ध्यान दो, वुमेन इंक्लूसिव पॉलिसीज भी होनी चाहिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। सीजीआई होने चाहिए नहीं होने चाहिए, इसमें भी पॉइंट्स हैं। जैसे 4 में देखो, अगर सीजीआई होंगे तो एक्सपर्टीज आएंगी और न्यूट्रल होकर काम कर सकेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगेंस्ट में जुडिशियल ओवररीच है ये, और पार्लियामेंट की सोवरेनिटी के अगेंस्ट है। तो ये पॉइंट्स डिस्कस किए सीजीआई से संबंधित। तो आज के डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।